हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए, आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। चलिए, वाटर बना हुआ है, अगर बॉटल में वाटर लें तो ये जो है पानी से भरा हुआ बॉटल में छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब H2O है तो ये H2O का मॉलिक्यूल है। ओके, अब ये मॉलिक्यूल एकदम बेंट शेप का है, इन्वर्टेड वी शेप का है। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल वाटर के बॉटल के अंदर होगा, बहुत सारा। अब ये लिनियर क्यों नहीं होता है भाई? बेंट ही क्यों होता है? इसका शेप ऐसा ही क्यों होता है, वी शेप? तो चलिए आज का डिस्कशन में केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं कि मॉलिक्यूल का डिफरेंट डिफरेंट शेप कैसे होते हैं। मॉलिक्यूल बनते हैं एटम में, एटम से, और एटम एटम कनेक्ट होकर के बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल बनाता है और उसका स्पेसिफिक शेप होता है। आज का डिस्कशन होगा कि किस तरह से वाटर वी शेप का है, वाटर मॉलिक्यूल या मीथेन टेट्राहेड्रल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन में हम लोगों का रहेगा जो डिस्कशन पॉइंट का है, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो सकता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का हमने बताया कि H2O फॉर्मूला है, एक ऑक्सीजन के एटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों एटम, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक लाइन में नहीं है, लिनियर नहीं है, बल्कि ये ऐसे है, ऐसे इन्वर्टेड वी शेप, बेंड शेप है। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, उसके बाद आएगा कि उस मॉलिक्यूल को बनने में एटम कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है। उसके लिए हम लोग पढ़ लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉन्सेप्ट आएगा क्वांटम मैकेनिक्स का, एटॉमिक और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को बताने वाला है। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ऊपर में जो डायग्राम है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लेविस कॉन्सेप्ट तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या ट्रांसफर से बॉन्ड बनते हैं, ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड और शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करता है। और हम लोगों ने लेविस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि तब तक शेयरिंग करेगा जब तक नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आ जाए, ऑक्टेट स्टेट ना आ जाए। यूजुअली अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या कहीं कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हीलियम का है वो पुराना चाहिए। लेविस कॉन्सेप्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ये बताएगा, प्रेडिक्ट करेगा कि शेप कैसा होगा कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए। आयोनिक जो कंपाउंड है उसके आयन 3D में नॉन डायरेक्शनल वे में अरेंज होते हैं। ओके, लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल का शेप स्पेशल एंगल पे होगा, तो उसका शेप का डिसीजन हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से करते हैं। ये जो दिया गया था बच्चे, वो सिज्विक और पावेल दिया गया था। बाद में ये मॉडिफाई किया गया, फर्दर डेवलप किया गया बाय नालोम एंड गिल्स्पी।
बेसिकली अब ये थ्योरी क्या है? बेसिकली ये थ्योरी बेस्ड है जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस सेल के बीच, वैलेंस सेल बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन के बेसिस पे ये बेस्ड है। So this is based on repulsion interaction of electron pair present in valence shell of the atom. ये किस पे बेस्ड है? रिपल्सन पे। कौन किसका रिपल्सन पे? तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से अदर एटम जो बॉन्डेड है, या हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो उनके बीच रिपल्सन ही शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिसाइड करेगा। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस सेल जानते हो? वैलेंस सेल किसी भी एटम के सबसे बाहर वाला सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है चाहे शेयर करके आए या कुछ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड ही रह जाए लोन पेयर के फॉर्म में, उनमें जो रिपल्सन होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन होगा यही शेप को डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले शेप द मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे अगर कहें ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का वैलेंस सेल का 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, एक हाइड्रोजन एक के साथ शेयर करेगा, बाकी इनके 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब ये क्या हो गया बच्चे? ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में आ गया ऑक्सीजन का। ये बॉन्डेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इधर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं का रिपल्सन के चलते वाटर का मॉलिक्यूल भी शेप ले रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली एक दूसरे को वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। वैलेंस सेल को जो वैलेंस सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको स्फीयर, वैलेंस सेल को स्फीयर की तरह लिया जाए। ये वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर उस स्फेरिकल सरफेस पे रहेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि वो रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके। अब क्या होगा? बेसिकली ये ऑक्सीजन है बच्चे, ऐसे कर लिया, वैलेंस सेल को स्फीयर बना दिया। इसमें कितना है? तो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्ड पेयर वाला और लोन पेयर वाला, ये मान लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन के चलते मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। ये बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ है, तो इस तरह से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन इस तरह से बन चुका है। तो हमेशा वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन को एक स्फेरिकल सरफेस पे लेना है और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहिए ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके, ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके। मतलब कि जो सेंट्रल एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस सेल वाले, जो शेयर करके भी आया है अनशेयर्ड भी रह चुका है, वो
रिपेल करेगा, रिपल्सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। तो पूरे वैलेंस शेल को एक स्फीयर की तरह ट्रीट कर लेना है, उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर को लोकलाइज कर देना है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो सके। आगे कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा टू ऑक्युपाई सच अ पोजीशन, ऐसे पोजीशन पाना चाहेगा स्पेस में ताकि रिपल्सन मिनिमम हो सके और उनके बीच सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? वैलेंस शेल वाला। जो मल्टीपल बॉन्ड है, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का अगर साझेदारी कर रहा है, तो उस मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल सुपर पेयर मानेंगे, सिंगल सुपर पेयर। When two or more resonating structure, अगर एक ही मॉलिक्यूल का दो या दो से ज्यादा लिविस डॉट स्ट्रक्चर है जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वेस्पर थ्योरी एप्लीकेबल है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए ये वैलिड है। तो मेन पॉइंट क्या रहा? मेन पॉइंट रहा कि मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है, इनका जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, चाहे बॉन्ड पेयर वाला, चाहे लोन पेयर वाला, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। रिपल्सन के चलते मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, अपने रिपल्सन को कम करना चाहेगा। ओके, तो ये किसके लिए वैलिड है? सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको सिंगल सुपर पेयर के तरह ट्रीट करना है। अब रिपल्सन जो इंट्रैक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच होगा। आप कहेंगे क्यों होगा? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम को बिलोंग करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस को बिलोंग करेगा। तो ये तो फ्री हो गया, ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को, सेंट्रल एटम को ज्यादा फ्री है सेपरेट होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लोन पेयर के बीच ज्यादा होगा, तब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इसी ऑर्डर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर, तो मैक्सिमम रिपल्सन लोन पेयर के बीच होगा, इसके बीच मैक्सिमम रिपल्सन होगा, तब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच होगा। रीजन है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा सेंट्रल एटम पे, और बॉन्ड पेयर तो दो एटम के बीच ही वो बॉन्डेड रहेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होगा वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, ये ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन है तो ज्यादा जगह लेगा एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम का ही, ये किसी से बॉन्डेड नहीं, अनबॉन्डेड है, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड पेयर को थोड़ा रिपेल करके इधर ले आएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल घट के 104 हो जाएगा, लिनियर नहीं होगा बल्कि बेंट होगा। तो ये तो क्लियर हो गया वाटर मॉलिक्यूल क्यों बेंड शेप है। इसका तो एक्सप्लेनेशन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से मिलता है। अब अगर ये कहा जाए बच्चे, मान लेते हैं ये ए सेंट्रल एटम है और इनमें दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ बी है, तो बी से ये बॉन्ड हो गया। अगर दो बी से बॉन्ड हो गए
कि दो बी से अगर बॉन्ड हो गए तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो रिपल्सन मैक्सिमम रहने के लिए मैक्सिमम सेपरेशन होगा और इन दोनों के बीच एंगल 180 हो जाएगा। और शेप कैसा हो जाएगा? ये लिनियर हो जाएगा। पहले ये मान करके चल रहे हैं अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो ए का बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तभी ये एक एक इलेक्ट्रॉन बी से शेयर किया है। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला BeCl2 ये लिनियर शेप का हो जाएगा। BeCl2 ये लिनियर शेप का हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना रहे लेकिन 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे ए और बी। तो ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। 3 बी के साथ ये शेयरिंग किया है तो मैक्सिमम रिपल्सन के चलते बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच लोन पेयर मान रहे हैं, सेंट्रल एटम के पास है ही नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का सब बॉन्ड हो गया इसका। तो मैक्सिमम जगह लेने के लिए ये कितना जगह लेगा? तो एक 120 डिग्री पे ही आ जाएगा। शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे। तो अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है और उसका जैसे बोरोन है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3 फ्लोरीन से कंबाइन किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, तो ये बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के चलते ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा? जब ये एंगल बताइए कितना हो जाए? 120 हो जाए। और ये शेप कैसा ले लिया? ट्राइगोनल प्लेनर ले लिया। जब 3 बॉन्ड पेयर हो तो सेंट्रल एटम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे AlCl3 भी। चलिए अगर सेंट्रल एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जैसे कार्बन में होता है, तब 4 बी से अगर कंबाइन किया तो 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया है, तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए स्फीयर के मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये सब बॉन्ड रहेगा और ये शेप स्पेशली टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब होगा बच्चे, टेट्राहेड्रल शेप का मतलब होगा कि अगर 4 बॉन्ड हम लोग बना लें तो एक बॉन्ड ऊपर 3 नीचे ऐसे प्लेन में एक इसके ऊपर ऐसे। टेट्राहेड्रल का मतलब होगा, टेट्राहेड्रल का मतलब होगा ये टेट्राहेड्रल है, 3 एक प्लेन में एक इसके ऊपर। ये जो एंगल है 3D में 109.5 डिग्री है या 109.28 मिनट है। तो हम लोग ऐसा कह देंगे अगर कहीं पर भी 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो ऐसे शेप जो हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एग्जाम्पल है CH4NH4 प्लस अमोनियम आयन, ये टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं तो 5 बॉन्ड पेयर तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके शेयर करेगा। तो इसके फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो ऑक्टेट स्टेट को ये मानता नहीं है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो अब ये बताइए कि अगर 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डेड हैं,
सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब कैसा शेप हो जाएगा? तो ये शेप इस तरह से हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, एक अपर साइड दूसरा लोअर साइड, मतलब ये कहेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, टी बी टी। एंगल कितना कितना हो जाएगा? एक 120। बेसिकली ये शेप इस तरह का है बच्चे। अगर ये शेप इस तरह का है, इमेजिन आपको कर लेना है, ये क्या है? तो ये एक प्लेन में है 3, एक इसके ऊपर और एक आ जाएगा ठीक इसके नीचे, एक ठीक इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 एक प्लेन में, ऐसे 3 बॉन्ड एक प्लेन में, एक प्लस जेड में, एक माइनस जेड में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। ऐसा होने से रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, मैक्सिमम सेपरेशन पे वो रहना चाहेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 6 तो उसका अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 और किसी एटम के साथ कंबाइन कर शेयर कर लिया है, जैसे SF6। SF6 में कैसे कैसे रहेगा? तो 4 बॉन्ड सल्फर के चारों तरफ, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे होगा, एक अप हो ऊपर होगा प्लस जेड में, एक माइनस जेड में होगा, एक बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड के नीचे। ऐसे शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल शेप जनरेट हो जाए। तो इस तरह से अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन देखना है। अगर दो बॉन्ड पेयर रहे, दो बॉन्ड पेयर रहे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहे बॉन्डेड वाला, 180 पे रहेगा। 3 बॉन्डेड पेयर वाला रहे तो 120 पे रहेगा। 4 बॉन्डेड पेयर रहे तो 109.5 पे रहेगा टेट्राहेड्रल शेप। अगर 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। अगर 6 बॉन्ड पेयर रहेगा बच्चे, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह का शेप ले लेगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो एक अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे सेंट्रल एटम के पास, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए बच्चे। अगर 4 हो गए वैलेंस शेल, तो ये जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो बी के साथ शेयर किया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बी के साथ ये शेयर किया है, तब आप बताइए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। तो इसका मतलब लोन पेयर इसको एक लाइन में नहीं नहीं देगा, क्योंकि रिपल्सन को ये मैक्सिमाइज करेगा, तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाना चाहेगा, उसे दूर भगाना चाहेगा। तो ये शेप बेंट शेप का हो गया। जैसे O3 में इस तरह से है, मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको सिंगल सुपर पेयर के फॉर्म में लिया जाए, ये शेप बेंड शेप का हो जाए। या SO2 लिया जाए, SO2 का हम लोग कह सकते हैं, SO2 में जो कहानी हो जाएगा बच्चे, SO2 में ये मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल सुपर पेयर लेना है,
अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो एक पेयर तो बच ही जाएगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल करेगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में। ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो इसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होने से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा मुड़ जाएगा, बेंड शेप का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 3 बॉन्डिंग पेयर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, 3 दो 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने का संभावना है। तो इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब टेट्राहेड्रल शेप नहीं हो करके ये पिरामिडल शेप का हो जाएगा, पिरामिडल शेप का हो जाएगा बच्चे। ठीक उसी तरह से अगर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होने से ये ज्यादा रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर को ये रिपेल करके एक जगह पहुंचा देगा। रिपल्सन लोन पेयर के बीच ज्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम, सबसे कम तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होता है। तो इसी रिपल्सन के चलते वाटर का शेप बेंड शेप हो जाएगा, वाटर का शेप बेंड शेप हो जाएगा बच्चे, क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। इसी को फॉलो करता है। तो हम लोग ऐसा कह दें, इनके पास बेसिकली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो शेप बेंड शेप का हो जाएगा और ये शेप अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये जो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। लेकिन असल में ये जो एटम है उसका शेप ए, 2 बॉन्ड पेयर इस तरह से हो जाएगा, जिसका नाम होगा सी सॉ। आपको याद रखना है SF4 सी सॉप होता है जब भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो शेप सी सॉ हो जाएगा। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो इसका टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अर्थ ये हो गया कि 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी किया है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 7 हो गए। अब बॉन्ड पेयर का भी इलेक्ट्रॉन एक एक करके साझेदारी होगा, तो टोटल बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 2 हो गए। तो इस तरह से इसका जो शेप बनेगा वो टी शेप बनेगा, टी शेप, टी शेप इस तरह से बन जाएगा। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ज़्यादा होने से ये 120 पे रहना चाहेगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा लोन पेयर तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये रहना चाहेगा। ठीक उसी तरह से अगर इसके पास 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेप अरेंजमेंट तो ऑक्टाहेड्रल का होगा, लेकिन मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल के शेप में आ जाएगा। रीजन कि ए रिपल्सन को और कोई भी एंगल को ये 90 पे नहीं रहने देगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ये ज्यादा रिपेल करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होने से ये ज्यादा नजदीक आ जाएगा। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ऑक्टाहेड्रल टाइप का, लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर होगा, जैसे XeF4, XeF4 स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि शेप ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो सकता है,
या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होगा, सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होगा। इस तरह से मॉलिक्यूल शेप ले लेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेगा क्योंकि उसके बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। रीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल एटम को बिलोंग कर रहा है। इस तरह से ये शेप डिसाइड हो जाता है कि मॉलिक्यूल किस तरह का शेप लेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते ऐसा सिचुएशन उसके अंदर बन जाएगा। अब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली ये वेस्पर थ्योरी को ही अपग्रेड करके दिया गया है ये थ्योरी। अब अगर हम लोग ये सोचें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करता है। दो एटम, कोई भी दो एटम हो तो डेफिनेटली वो कोई भी दो एटम को मिलाइए, कोई भी दो एटम को मिला दिया, जैसे ये एक एटम है, दूसरा इस एटम को मिला दिया तो डेफिनेटली शेप तो ऐसे ही लिनियर बनेगा। दो पॉइंट के बीच हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता ही है। तीन एटम आने से तीसरा एटम आ जाए तो हो सकता है वो बेंट हो जाए, अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे सेंटर, वो ज्यादा रिपल्स करके इसको बेंड कर दे। अगर हम लोग कहें कि सिर्फ दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड पेयर, ये भी तीसरा एटम अगर इससे जुड़ेगा, तीसरा एटम इससे अगर जुड़ रहा है, सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर मैक्सिमम रिपल्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा, तो वो 180 डिग्री पे ही रह करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा ताकि रिपल्सन मिनिमम हो सके। अगर हाइड्रोजन है और दूसरा अगर फ्लोरीन कहा जाए, ये फ्लोरीन कह दें, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो इतना एनर्जी लगेगा, 435.8 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी लगेगी। इसके जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन के बीच 74 पिकोमीटर का है, और इसको तोड़ने में, फ्लोरीन को तोड़ने में कम ही एनर्जी लगता है। इसका बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कम है, इसको तोड़ने में हाइड्रोजन को तोड़ने में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, 435.8 किलो जूल पर मोल है। इसके बीच हाइड्रोजन का जो है बॉन्ड लेंथ है, इसका जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो लेंथ है, बॉन्ड का जो लेंथ है 74 है, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देख लीजिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है, 144 है, ये 144 है, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर कोई भी टाइटली बॉन्डेड नहीं है तो दूर दूर रहेगा, अगर टाइटली वो बॉन्डेड हो जाए, स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाए, तो उसके बीच का डिस्टेंस तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम हो गया, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम हो गया, 74 है। अब ये जो सिचुएशन आ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली ये ज्योमेट्री ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल देगा। ये मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री तो बता रहा है कि मॉलिक्यूल इस शेप में जाएगा रिपल्सन के चलते, लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी नहीं बता रहा है कि कितना, हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी क्यों है ज्यादा है, क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो गया बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने से 74, क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया 144। तो ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए
आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली लिविस कॉन्सेप्ट तो कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख रहा है, वो केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिल रहा। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाता है। ऑक्टेट स्टेट के कई एक्सेप्शंस हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल तो वेस्पर थ्योरी से पता चल गया, लेकिन बॉन्ड एनर्जी किसी में क्यों ज्यादा है, किसी में क्यों कम है। हालांकि यहाँ सिंगल बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, फिर भी बॉन्ड में डिफरेंस क्यों है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगा कि क्यों सिंगल बॉन्ड किसी का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, क्यों किसी का कम होता है। तो ये बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो ऊपर में दिया गया है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है, ऑर्बिटल जो होता है एस पी डी एफ, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हर ऑर्बिटल में, ईच ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आएगा अपोजिट स्पिन के साथ। हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, चाहे पी ऑर्बिटल कह दें या डी और ऑर्बिटल कह दें, तो दो इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पी सबसेल कह दें तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी सबसेल बनेगा 3 बॉक्स से, पी एक्स पी वाई पी जेड से, तो दो दो करके इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो टोटल पी सबसेल में 6 होगा। लेकिन एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो अगर पी ऑर्बिटल का साइड एक एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है अपोजिट साइन के साथ, तो दो दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये इन दोनों का ये चाहेगा शेयरिंग करना। अगर इलेक्ट्रॉन है इनके पास अपोजिट स्पिन के साथ, तो शेयर करके एक तरह का बॉन्ड बनाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग के चलते, ताकि हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और एक्सियल वाइज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे जो ऑर्बिटल आता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके है अपोजिट स्पिन के साथ, तो एक्सियल वाइज ओवरलैपिंग करके एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा जिसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। तो इनका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे बेस्ड है बच्चे? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन कौन सा? तो वही वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और अपोजिट स्पिन के साथ, तो वो चाहेगा, या हो सकता है कि एक ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा बिल्कुल खाली हो, तो भी दोनों ओवरलैप करके वो दो इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली ये बेस्ड है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स जो बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा is formed between two atoms by overlapping of valence atomic orbital of each containing one unpaired electron with opposite spin। अगर दो एटम आ रहे हैं, मान लेते हैं ये दो एटम आ रहा है, हाइड्रोजन के ही एटम आ रहे हैं, इसकी एस ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये भी 1s1, एस में ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हटेगा। अब एस ऑर्बिटल जो है ये एक दूसरे से मिक्सअप होगा, और ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगा, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड है, और जिसका नाम है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा
तो इनका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है s ऑर्बिटल में, एक का अपोजिट अप स्पिन अप है, दूसरे का स्पिन डाउन है, तो दोनों वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के साथ, वो ओवरलैप करेगा ताकि हर ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिले। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा खाली हो, तो भी इस तरह का ओवरलैपिंग हो सकता है। ये फोकस करेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फोकस करेगा हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम्स कंबाइन टू गिव इंडिविजुअल केमिकल बॉन्ड व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना ही एक नया सा केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल, एटम एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएगा। In the formation of molecule, the minimum energy state when atoms are so near their atomic orbital, जब ये दोनों आएगा तो इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा बच्चे? तो एनर्जी लेवल डाउन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यही बात हम लोग डिस्कशन किए थे। यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन अगर इन्फिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक आ रहा है जुटने के लिए, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 था, मिनिमम हो रहा है, तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रीजन है। इतना एनर्जी दिया जाए तो फिर ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो हमेशा मॉलिक्यूल बनने में एनर्जी लेवल मिनिमम हो जाएगा, और एनर्जी लेवल कब मिनिमम होगा? जब एक दूसरे के नजदीक होगा आएगा तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या कर रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of the valence shell. ये covalent bond is formed between two atoms by overlap of valence atomic orbital of each atom. हर एक एटम का वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो विथ अपोजिट स्पिन। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम्स, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किया उतना ही इंडिविजुअल बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल बनाएगा, और मॉलिक्यूल जब बन गया तो एनर्जी लेवल मिनिमम हो जाएगा। एनर्जी लेवल मिनिमम होने के लिए एटम को करीब आना पड़ेगा, और जैसे एटम करीब आया तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हो। अब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है रिजल्ट्स इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। हर एक ऑर्बिटल को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वैलेंस सेल एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के साथ, तो वो ओवरलैप करेगा। डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इस डायरेक्शन, जिधर ओवरलैपिंग होगा उधर ही बॉन्ड बनेगा। और कितना बॉन्ड बनेगा? जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल। एक आदमी दूसरे आदमी के यहाँ अगर ज्यादा आता जाता है, ओवरलैप करता है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच जान पहचान बंधन अच्छा। यहाँ पर भी जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। The extent of overlapping decide strength of covalent bond. ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। जैसे कह दें हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ओवरलैपिंग 1s का है, 1s का साइज सबसे कम होता है। अगर फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच देखा जाए तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s2 2s2 2p5, तो 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz। तो एक एक करके पहले भर लिया, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। दूसरा फ्लोरीन का भी यही सिचुएशन होगा 2p का, तो इस तरह से कह दिया। इसका एक p अपोजिट स्पिन के साथ अगर आ रहा है तो स्पिन को अपोजिट कर लेगा,
अब दोनों फ्लोरीन 2p का ओवरलैपिंग यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा ताकि हर ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है, ये कम दूरी पे है, तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ मोर ओवरलैपिंग होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसलिए इसका जो है दोनों के बीच बॉन्ड एनर्जी 438 है और यहाँ का बॉन्ड एनर्जी कम था। और जैसे कि हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि अगर कहा जाए बच्चे हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी 435, इसका 155 है, अगर 155 आ गया, ये 435 इसका बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन का, 435 है, ये 155 है, इसका बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि लेस ओवरलैपिंग हो रहा है, लेस ओवरलैपिंग हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी इससे वीक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, 144 पिकोमीटर ये ज़्यादा दूरी पे रहेगा, ये कम दूरी पे रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन 74। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरह के डिफरेंट बॉन्ड में डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर ये कोवलेंट बॉन्ड का दो तरह का होगा। एक अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पड़ता है, एक ही एक्सिस पे, अगर एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हो सकता है ये लेटरल ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस का एक्सिस है, दो न्यूक्लियस इस साइड से है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है, लेकिन ऑर्बिटल साइड वाइज है पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच लेटरल ओवरलैपिंग होगा, तो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है पाई बॉन्ड, इसका नाम है पाई बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में मेनली, ऐसे भी डेल्टा बॉन्ड भी होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इसमें थोड़ा सा और कंडीशन लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। थोड़ा सा बैक हो जाते हैं हम लोग। तो ये ओवरलैपिंग हो गया, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगर हम लोग कह दें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के बीच ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, फिर 1 और 2 के बीच ओवरलैपिंग होगा, फिर 2 और 2 के बीच ओवरलैपिंग कमता जाएगा, फिर 2 और 3 के बीच ओवरलैपिंग होगा, सबसे कम 3 और 3 के बीच। क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, न्यूक्लियस एक दूसरे के नजदीक उतना आएगा तो ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बच्चे। अगर क्वांटम नंबर का वैल्यू इक्वल है, जैसे 2s 2p तो 2p के बीच ओवरलैपिंग ये ज्यादा होगा। रीजन p आप जानते हो डम्बल से होता है, स्फेरिकल है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल रहे तो डायरेक्शनल वाला ज्यादा ओवरलैप करेगा, p और ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगा बच्चे। तो इस तरह से बेसिक पॉइंट को याद रखना है। चलिए अब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग बेसिकली तीन तरह का ओवरलैपिंग होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, उससे एंटी बॉन्ड बॉन्ड बनने ही नहीं देगा, एक जीरो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगा। तो बेसिकली
जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करेगा कि जो वेव है उसके फेज पर। अगर एक ही फेज हो, एक ही साइन हो वेव का, इंटरैक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या एक तरह का वेव फंक्शन है। तो इनका मतलब अगर मान लेते हैं कि ये P है, ये भी P है, इस इधर प्लस है, एक ही फेज में है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो। इसका उल्टा अगर साइन आ रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में एक ही तरह का फेज रहना चाहिए, प्लस प्लस वाला के साथ, माइनस माइनस वाला के साथ ओवरलैप करेगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि कितना ओवरलैपिंग होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, फेज एंड साइन ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, वेव फंक्शन। when two phase of when phase of two interacting orbital is same, चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, तब इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा, फेज ऑफ टू इंटरैक्टिंग ऑर्बिटल चाहे प्लस हो या माइनस हो, एक ही साइन वाला अगर ऑर्बिटल में फंक्शन ओवरलैप करता है तो इस तरह से पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग कहाँ होगा, जब फेज अपोजिट हो। when phase of two interacting atomic orbital opposite, कैसे अपोजिट होगा, तो एक का मान लेते हैं इस ऑर्बिटल का फेज प्लस में है, दूसरा ये सब वेव है, उसका वेव अलग है, उल्टा है, स्फेरिकल शेप में साइन माइनस है। तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगा वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग टाइप का बन जाएगा। हमारे फेज में अपोजिट होगा, तब जा करके वह बच्चे क्या होगा, तब कहेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। जैसे कह दें कि अगर P अगर कहा जाए कि पाई बॉन्ड बना लें लेटरल ओवर, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हैं, इधर मान लेते हैं प्लस वाला है, इधर माइनस वाला है, इधर माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, तो इसका अपोजिट फेज है, इनके बीच नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। जीरो ओवरलैपिंग के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल तब ओवरलैप, जब ओवरलैप नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे जीरो, जीरो ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर P लें, प्लस और माइनस, अगर S ऑर्बिटल आ रहा है तो प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, यहाँ दोनों के साथ जीरो ओवरलैपिंग होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग का कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंपैरेबल एनर्जी का है, सेम सिमेट्री का है, एक ही प्लेन में रहे, तो वही ओवरलैपिंग करेगा। कितना तरह से, तो तीन तरह से। कौन कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक तो ओवरलैपिंग नहीं करेगा, उसको जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग देखा जाए तो ये मान लेते हैं प्लस है, इधर इसका अपोजिट है, अपोजिट है, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। ये प्लस प्लस वाला एक ही फेज में है तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, तो पाई बॉन्ड बना। यहाँ पर क्या बना, एंटी बॉन्डिंग, नेगेटिव बॉन्डिंग पाई बॉन्ड का बना। तो इन ये जो है बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, एंटी बॉन्डिंग है, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा बीच में, तो इसमें नोड मिल जाएगा बच्चे। यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग एक नोड मिलेगा, यहाँ पर नोड, जहाँ पर जीरो चांस ऑफ फाइंडिंग। तो एक हो गया बताइए नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। एक जीरो ओवरलैपिंग प्लस और माइनस के साथ, ये जीरो ओवरलैपिंग है, सिमेट्री भी एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पी एक्स पी वाई के साथ करेगा, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ। तो कंडीशन ऑफ जो ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल के, जो ओवरलैपिंग का जो कंडीशंस हैं, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करना चाहिए वो कंपैरेबल एनर्जी का होना चाहिए, 1s के कंपैरेबल एनर्जी वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके,
1s2s के साथ कहीं-कहीं पे भी ओवरलैप कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि सेम सिमेट्री वाला एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए और एटॉमिक ऑर्बिटल वो जो आ रहा है कंबाइन करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक-एक करके इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए और सेम सिमेट्री वाला, जैसे px px के साथ, py py के साथ, pz pz के साथ। तीसरा मेन पॉइंट है कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, कि वो सेम ही प्लेन, जिसका ओवरलैपिंग होता है वो सेम ही प्लेन में चाहिए। These are the conditions for overlapping of atomic orbital। तो ये आइडिया मिल गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ओके बच्चे, ओके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ पर बनेगा, कौन कौन से ओवरलैपिंग में बनेगा, पाई बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने का चांस है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।